नमस्कार। इस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी कोविड-19 अपडेट को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। अधिक हो गई है। आज ये संख्या 62,27,295 है, जो कि विश्व की हाईएस्ट संख्या है। क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट यानी जब से इन्फेक्शन प्रारंभ हुआ देश में तब से लेकर आज तक जो पॉजिटिविटी की परसेंटेज है उसमें भी लगातार गिरावट हुई है और वो 8.07% हुई है। अगर वीकली पॉजिटिविटी रेट देखें उसमें और ज़्यादा गिरावट हुई है और वो 6.24% है। और अगर डेली पॉजिटिविटी रेट देखें, ये पिछले 24 घंटे की पॉजिटिविटी का रेट है, ये 5.16 है। तो तीनों में, क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट में, साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट में और दैनिक पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट हो रही है। जो कुल एक्टिव केसेस हैं, यानी ऐसे केसेस जो या तो अस्पताल में हैं या घरों में हैं, सेल्फ आइसोलेशन में, मेडिकल केयर के अंतर्गत, उनकी संख्या 9 लाख से कम चल रही है। आज 5वां कॉन्जिक्यूटिव दिन है जब ये संख्या 9 लाख से कम है। आज की जो संख्या है वो 8,38,000 केसेस की है। एक्टिव केसेस की संख्या में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। आप लोग देखेंगे कि सितंबर के मध्य में ये 10 लाख से अधिक एक्टिव केसेस देश में थे। उसके बाद लगातार ये कम होते गए और 9,62,000 हुए और अब घटकर 8,38,000 हो गए हैं। और ये ट्रेंड जो डिक्लाइन का है, ये अब एक कंसिस्टेंट ट्रेंड के रूप में उभर रहा है। अगर हम पिछले 5 सप्ताहों के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो हम ये पाएंगे कि 5 सप्ताहों में जो औसत प्रतिदिन नए केस आते हैं उनकी संख्या में भी गिरावट हो रही है। अगर 9 सितंबर से 15 सितंबर के सप्ताह में देखें तो औसतन हर दिन 92,000 से अधिक नए केस आ रहे थे। फिर वो घटकर 90,000 हुए, फिर और घटकर वो 83,000 हो गए, फिर और घटे और 77,000 हुए। और जो पिछला सप्ताह गुजरा 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर का, उसमें औसतन प्रतिदिन 70,114 केसेस आए हैं। तो ये भी एक ट्रेंड है जो अब एक सस्टेन्ड ट्रेंड के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। अब एवरेज डेली पॉजिटिविटी रेट देखें वीक ऑन वीक बेसिस पर। ये वीक ऑन वीक बेसिस हम इसलिए दिखा रहे हैं कि कई बार कुछ मित्र ये कहते हैं कि संडे को कम टेस्ट्स हुए इसलिए कम पॉजिटिविटी आई। तो उस दृष्टिकोण से हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 5 सप्ताहों में ये 8.50, 9.21, 7.87, 6.82 और 6.24 हुआ है। तो इसलिए पॉजिटिविटी के डिक्लाइन में भी एक कंसिस्टेंट ट्रेंड हमें दिख रहा है। ये एक ही तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे टेस्ट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पॉजिटिविटी भी घट रही है। ये क्यूमुलेटिव टेस्ट्स की संख्या है जो नीले रंग के बार्स में दिखाई गई है, और जो ऑरेंज ग्राफ है वो आपको डिक्लाइनिंग पॉजिटिविटी दिखा रहा है। यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि औसतन हम लगभग 11,36,000 टेस्ट प्रतिदिन अभी भी कर रहे हैं। हालांकि जो हमारी कैपेसिटी है वो लगभग 15 लाख से कुछ अधिक टेस्ट प्रतिदिन करने की है। औसतन हम 11,36,000 टेस्ट करते हैं और उसके बीच में एक रेंज है, किसी दिन ज़्यादा होते हैं, किसी दिन कम होते हैं, लेकिन औसत 11 लाख से अधिक का है। तो उस इतनी बड़ी संख्या में टेस्ट होने के बाद अगर पॉजिटिविटी डिक्लाइन करती है तो ये एक सिग्निफिकेंट तथ्य है। 14 राज्य और यूनियन टेरिटरी संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिनका टेस्ट पर मिलियन भारत के टेस्ट पर मिलियन से अधिक है। यानी देश का जो टेस्ट पर मिलियन है लगभग 63,000 हो गया है अब प्रति मिलियन टेस्ट हम करते हैं। तो ये राज्य हैं 14 स्टेट्स और यूटीज़ जो नेशनल एवरेज जो है टीपीएम टेस्ट पर मिलियन उससे अधिक टेस्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद उनकी जो पॉजिटिविटी है वो नेशनल पॉजिटिविटी से कम है। तो ये सिग्निफिकेंट बात है
और इसका नोटिस लेने की आवश्यकता है। अन्य राज्यों को भी इन राज्यों से सीखने की आवश्यकता है। कल ही हमने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के साथ एक विस्तृत बैठक की थी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने, और वहाँ भी हमने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया था कि हालांकि पॉजिटिविटी डिक्लाइन कर रही है, उसके बावजूद टेस्ट की संख्या और टेस्ट के स्तर को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी पिक्चर है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि लगभग 87% लोग क्योर हो चुके हैं, रिकवर्ड हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं। 11.69% हैं जो अभी भी एक्टिव केसेस हैं, जो अस्पतालों में या होम आइसोलेशन में हैं, और 1.53 डेथ के मामले हैं। 10 राज्य ऐसे हैं जो कि 79% टोटल केसेस जिनके यहाँ हैं, और इनमें भी 3 राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला। केरला एक लेटर एंट्रेंट है इस सूची में। 2 हफ्ते पहले तक केरल 10 राज्यों की सूची में भी नहीं था, अब वो नंबर 3 पर है। और देश के जो कुल एक्टिव केस हैं उनके 11% केरल में हैं, 25% से कुछ अधिक महाराष्ट्र में हैं और 13% से कुछ अधिक कर्नाटक में हैं। इन राज्यों के साथ हम अलग से विस्तृत बैठक करते हैं और उनके साथ क्या रणनीति आगे होनी चाहिए इस पर भी चर्चा करते हैं। अब मैं आपको मॉर्टेलिटी या मृत्यु के बारे में बताना चाहूँगा। अगर हम जेंडर के आधार पर मृत्यु की विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि जो कुल मृत्यु कोविड से देश में हुई हैं उसमें 70% मेल हैं और 30% फीमेल हैं। अगर हम कोमॉर्बिडिटीज़ और एल्डरली यानी आयु के हिसाब से देखें, कोमॉर्बिडिटी मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। आयु के हिसाब से देखें तो 1% मृत्यु हैं जो 17 बरस से नीचे के लोगों में हुई हैं, 1% हैं जो 18 से 25 में हुई हैं, 10% हैं जो 26 वर्ष से 44 वर्ष के आयु के लोगों में हुई हैं, 35% मृत्यु हैं जो 45 से 60 के आयु वर्ग में हुई हैं। ये महत्वपूर्ण है। कई बार जो यंग लोग होते हैं, जो यूथ है, उसको ये लगता है कि हम स्वस्थ हैं, हमारी उम्र कम है, हमको इन्फेक्शन नहीं होगा या हमें इन्फेक्शन होगा तो हम जल्दी रिकवर कर जाएंगे। इन धारणाओं से बचने की आवश्यकता है। तो ये आंकड़े हमें ये दिखाते हैं कि 35% मृत्यु 45 से 60 आयु वर्ग के लोगों में हो रही हैं और 60 वर्ष से ऊपर के आयु में 53% मृत्यु है। अब मैं कोमॉर्बिडिटी की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। ये केस फैटिलिटी एनालिसिस है जिसमें हम बता रहे हैं कि 45 से 60 वर्ष के जो लोग हैं, अगर उनको कोमॉर्बिडिटीज़ भी हैं तो उनको खतरा ज़्यादा है। यानी 13.9% मृत्यु कोमॉर्बिडिटीज़ वाले लोगों की हुई और केवल 1.5% जो मृत्यु हैं वो बिना कोमॉर्बिडिटीज़ के लोगों को हुई इस एज ग्रुप में। द एज ग्रुप ऑफ 45 to 60 years has seen 13.9% deaths in comorbid conditions and only 5% deaths without comorbidities. 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों में 24.6% डेथ्स हैं जो कि कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों में हुई और 4.8 है जो बिना कोमॉर्बिडिटी में हुई। वैसे ही 45 बरस से कम आयु के लोगों में 8.8% डेथ्स कोमॉर्बिडिटीज़ की कंडीशंस में हुई और 0.2 बिना कोमॉर्बिडिटीज़ के हुई। अगर हम ओवरऑल देखें तो 17.9% डेथ्स हैं जो कि कोविड पॉजिटिव भी थे और तो ये बताता है कि जो कोमॉर्बिड लोग हैं, यानी जिनको कि कार्डियक इश्यूज़ हैं, रीनल इश्यूज़ हैं, जो ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को अधिक सुरक्षा बरतने की आवश्यकता है। और जो कुल मृत्यु हुई उसमें केवल 1.2% हैं जो विदाउट कोमॉर्बिडिटीज़ की हुई। देश का जो केस फैटिलिटी रेट है, टू पुट दिस स्लाइड इनटू पर्सपेक्टिव, द कंट्रीज केस फैटिलिटी रेट इज़ 1.53।
So 1.53% compared to 17.9% with comorbid people and 1.2% for people without comorbidities. Thank you. Thank you. Now I request Information Broadcasting, sir. सबसे पहले मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोविड का संवाद और कोविड से बचाव के बारे में पूरे देश में जानकारी पहुंचाने में आपका अहम योगदान रहा है. I do feel and appreciate that media has been prominent in taking the message of precautionary steps to be taken against COVID-19 throughout the country, and it has played a very important role, and I must thank and appreciate the media for it. आगामी जो सीजन दशहरा से लेकर न्यू ईयर, क्रिसमस और न्यू ईयर तक लगातार कई तरह के धार्मिक और अन्य उत्सव हैं. देयर इज अ सीजन ऑफ religious and other festivities. There is also the upcoming winter season, and Dr. Paul will brief us about it. And the economy is opening up. And while opening up the economy, we do need to take precautions. As you are already aware, we have permitted the schools to open up. The SOPs for colleges are also coming from 15th October, that is day after tomorrow. Even the cinema halls will open in many places. Therefore, on one hand, we have this opening up of the economy and different sectors. On the other hand, we also have the need to take precautions. In view of that, a major campaign has been launched. It was launched by the Honorable Prime Minister on 8th. I will come to the campaign. Very simple, 3 messages: wear mask, maintain safe distance. We are not talking about social distancing. Socially, we are together. Physically, we have to be apart. And thirdly, hand wash and face hygiene must be maintained at all the times. Now, the communication strategy that we had earlier was a little simple, that in lockdown we say that everybody will stay at home, stay safe. During the initial phases of Unlock 1, 2, and 3, we focused on Atmanirbhar Bharat, but now it is opening up, but with precautions. So the message is both: let us adjust to the new normal. The new normal is wearing mask, maintaining distance, and maintaining the face and hand hygiene. But with this new normal, let us take precautions and work towards the economic activities that we have. This has been perceived as a Jan Andolan, where we are having the central government, all ministries, state governments, and I must thank all the state governments. They have taken real interest in this Jan Andolan. As I said, it is a campaign which will be from October to November, an intensive campaign, and then it will continue till March in various forms, so that we are able to reach out to almost 90 crore people. That is what we are targeting, the 90 crore people in this country. We are reaching out to them. I'll just explain how are we going to do it, and we are already in it. With these 3 messages, we have got 4 different categories. Next, please. See, one is the banner, poster, etc. at all the block offices, tehsil offices, or the places which are frequently visited by the people. Could be a police station, could be a milk booth. So that is the first place of contact which we are tackling. The second is the involving the frontline workers. We have 1 crore teachers in this country.
We have Anganwadi workers, 16.5 lakh Anganwadis are there. There are Asha workers, Panchayat Sevaks, the Panchayati Raj system. We are taking into confidence all of them through the state governments and working for them. The third is the beneficiaries of different schemes. We have the database, we can approach them directly, the Manrega workers or the PM Awas, PM Kisan. And the fourth category is the private sector. आप जहाँ भी रहते होंगे जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, मर्चेंट एसोसिएशन होती हैं, तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के माध्यम से अनुरोध किया है कि जहाँ भी ये बाज़ार लगते हैं एक बैनर लगा सकते हैं, दुकान के सामने क्रिएटिव का एक प्रिंट आउट लगा के लगा सकते हैं, बैंक के सामने लगा सकते हैं, लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। इस कैंपेन के शुरुआत में जो गृह मंत्री हैं उन्होंने 28 सितंबर को बैठक की थी और उनकी बैठक के पश्चात कैबिनेट सेक्रेटरी ने 2 बार देश के सभी केंद्रीय मंत्रालयों के साथ बैठक की और जो सभी राज्यों के मुख्य सचिव हैं और स्वास्थ्य सचिव हैं उनके साथ बैठक की और उनके माध्यम से ये प्रारंभ हुआ है कैंपेन। लॉन्च जो 8 अक्टूबर को हुआ उसके पश्चात करीब 8 तारीख को ही नंबर 2 ट्रेंड था। Unite to fight Corona was trending at number 2 on Twitter with about 2.3 billion impressions. The COVID pledge was administered in more than 500 offices. And more importantly, the outdoor publicity has taken place, and as I said, it is low cost but high intensive, a people's campaign. Most of the union ministers, starting with the Honorable Home Minister, Defense Minister, Minister of WCD, because women and child have a very important role, they have come forward for this campaign. More than 15 governors and chief ministers took part. Amitabh Bachchan, Shankar Mahadevan, Sania Mirza, Karthik Aryan, Rajkumar Rao, and so on, a number of well-known personalities, including the eminent industrialists like Uday Kotak, T.V. Narendran, who is chairman and managing director of the Tata Motors. They have also come forward with large number of sports persons like Sania Nehwal and Manu Bhaker and all. And this campaign will, which has started on 8th of this month, we are regularly in touch with all the media houses, with all the state government, so that the steam of the campaign or the speed and pace with which we have started, that continues over the next 2 months. Some of the key ministries which are participating, all ministries are participating, but some of them, the key ones are Home Affairs, Railways. In the next 2 slides, I'll just highlight the type of work they are doing. Key institutions, as I mentioned, the lowest functionary at the village level, the block office or the tehsil office. Many of the states have got panchayat office. And the outreach at the railway stations, at places which have large movements, whether it is a railway station or a bus stand or the airport. The caller tune has already been changed, and we have Amitabh Bachchan's voice. And let me also inform that in different states, we are using the regional languages to reach out. So it is not Hindi all over the country. It is different languages as per the requirement of the state. And Doordarshan has started a major program called Mask Up India. If you see Doordarshan, if you are watching it, on the right-hand side, there is a logo, Mask Up India. The state governments have come forward. Many of the states, some of them even started the campaign from 2nd October, Gandhi Jayanti, for example, Rajasthan. Other states, UP, Kerala, Maharashtra, Odisha, everywhere the Honorable Chief Ministers are taking interest in this campaign. To give you some idea about the type of activities which are being done, the Agriculture Department has 3,000 APMCs and 18,000 custom hiring centers, cooperatives. They are reaching out through the farmer produce organizations and cooperatives.
Ayush through their dispensaries. Drinking water has reached out to different villages. They have a major program of supply of water through the piped water supply. They have a major program. Women and child is playing a very key role with their 13.83 lakh Anganwadi centers. They have Anganwadi workers, helpers, and they are taking the message across. Consumer affairs and food and public distribution, we have about 5.46 lakh public distribution shops all over the country, and they are taking this message so the poorest of the poor, when they approach the PDS shop, the message is displayed there so that it is visible and they can take action. The Home Ministry has already issued directions to all the battalions of NDRF, CRPF and other paramilitary forces, and all the states are also collaborating so as to take this message through the beat constables. In fact, I went around in Delhi, and even the police vans which are parked in different market areas, the patrol van of police, Delhi police, they are announcing, and this is also being done at the state level. Similarly, housing, they have reached out to a large number of more than 1 crore beneficiaries of PMAY. They have also reached out to the Smart City Mission. The petroleum and natural gas, the benefit of the meeting held by the Home Minister and the Cabinet Secretary. Petroleum and natural gas, because they have fuel pumps all over the country, and by and large all of us have to go to the fuel pump for refueling our vehicles. So their 70,000 outlets are already having this display, the LPG distributors. Panchayati Raj, all the functionaries are involved, about 2.5 lakh functionaries in different panchayats, they are involved. All public enterprises, because many of them have got large colonies, establishments. So public enterprises, Ministry of Education, that is my other hat, the 1 crore teachers and about 28 crore students, because we have reached out, there is a system of sending messages all over the country through CBSE, through state boards, through state government, so that we have reached out. Railways, I must appreciate and thank them that as soon as anybody tries to book a ticket on IRCTC, immediately the message comes. As soon as the website is open, there is a message about the precautions to be taken against COVID. All the post offices, they have carried this message. Civil aviation, the announcement at the airport, etc., and the financial services at the bank counters, we have this display of the messages. And very simply, we are saying, jab tak dawai nahi, this is the statement of the Honorable Prime Minister, jab tak dawai nahi, tab tak dhilai nahi. We will open up, but with precautions. And the 3 precautions about face mask, about maintaining the safe distance, and hand and face hygiene. And we are having regular reviews with the state governments, and I must appreciate that all state governments have come forward and they are doing their best, and they are as concerned as we are here. And we are getting cooperation from the industry bodies, from the private sector, and of course, as I mentioned in the beginning itself, from the media. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now I request Dr. Paul, Member Health Niti Aayog. Sir, आप brief करें. कि पैंडेमिक के स्प्रेड में स्टेबिलिटी आ रही है और मृत्यु दर पे भी काबू है. कुछ स्टेट्स में कंसर्न है, वो भी आपके साथ शेयर किया गया. और ये भी हम सब की तरफ से मैसेज जा रहा है कि ये जो एक माहौल बन रहा है कि पैंडेमिक स्टेबलाइज हो, प्लेटू हो, उसके साथ साथ एक कंसर्न भी और वरी भी है कि ठंड के मौसम में हो सकता है कि हमारे ऊपर ये पैंडेमिक फिर बरसे, फिर बढ़ जाए और आउट ऑफ कंट्रोल होने की कोशिश करे. ये सोच इसलिए आती है क्योंकि
कोविड-19 का जो वायरस है वो एक रेस्पिरेटरी वायरस है। वो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेजेस से, श्वास के पैसेजेस से ही अंदर आता है। और जो रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो सर्दी के मौसम में उनका प्रकोप कई तरह से बढ़ता है। ये वायरस की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इसका थ्राइव ज़्यादा करता है ठंड के मौसम में ये वायरसेस एज अ ग्रुप, और ये भी हम एज्यूम करते हैं कि वैसे ही बिहेव करेगा। नया वायरस है, हर एक चीज़ इसके बारे में नहीं मालूम। और ठंड के मौसम में यह आम धारणा है कि बच्चों को निमोनिया हो जाता है, बच्चों को ठंड हो जाती है, जुकाम हो जाता है। जो इन्फ्लुएंजा की पैंडेमिक्स हुई हैं, इंक्लूडिंग 1918 की जो भारत में भी हुई, तो विंटर के मौसम में बहुत बढ़ोतरी केसेस में हुई, और शायद जो पहले वाली फेज थी उसकी पीक से भी ज़्यादा बढ़कर उसने तबाही मचाई। तो एक कॉमन सोच है कि विंटर में हमें और भी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। ये सब कुछ जो संजोया गया है इस देश ने इकट्ठे होके, वो सब उसका नुकसान हो सकता है, वो सब हमसे छिन सकता है। और अगर आप नज़र डालें यूरोप में, यूएस में, तो ये होना भी शुरू हो गया है। हो सकता है उसके और भी फैक्टर हों, लेकिन क्लियरली एक चीज़ दिखाई देती है कि विंटर के आने के बाद बहुत सारे देशों में नए केसेस आए हैं, और ये भी दिख रहा है कई कई जगह पे कि जो उनकी पीक है वो पुरानी पीक से कहीं ज़्यादा है। डेथ्स कम हो रही हैं शायद, क्योंकि हेल्थ सिस्टम अब समझ गया है, लेकिन सेकेंड पीक्स आ रही हैं और लॉकडाउन्स भी हो रहे हैं कई देशों में, जैसा कि आपको मालूम है। तो हम इस सारे को नज़र में रखते हुए असावधान नहीं हो सकते, और ज़्यादा तैयारी, हर तरफ से तैयारी इसकी होनी चाहिए। और उसको एक मेन मुद्दे पे हम आ रहे हैं कि बचाव कैसे करें। और दूसरा एक और भी संदर्भ है कि ये त्योहारों का सीज़न है, हर धर्म के त्यौहार इसमें आ रहे हैं, हर प्रदेश के त्यौहार इन महीनों में आते हैं। जब त्यौहार आते हैं हम इकट्ठे होते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, और यही बातें जो हम करते हैं ये वायरस को भी अच्छी लगती हैं। जब हम इकट्ठे होते हैं तो वायरस से एक से दूसरे, दूसरे से 4, 4 से 8 और 8 से 16 को जाता है या 64 पे जाता है। तो वही जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं इस पीरियड में, उसका फ़ायदा वायरस उठा के एक सिचुएशन पैदा ऐसी कर सकते हैं कि जिसमें कि इकट्ठ होने वाले जो इवेंट हैं हमारे, वो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बन सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाए। हमें ये तो अब ज्ञात है कि इन्फेक्शन जो है वो सिम्टम आने के 2-3 दिन पहले से ही फैलनी शुरू हो जाती है, इसको पकड़ा नहीं जा सकता। ये पक्की बात है, अब हमें समझ आ रही है। उस टाइम पे व्यक्ति में कोई खराबी भी नहीं होती, कोई सिम्टम नहीं होता है, कोई भी लक्षण नहीं होते, तो इनोसेंस वाली फेज है, उसका भी कसूर नहीं है। लेकिन हम क्यों ऐसी सिचुएशंस पैदा करें जहाँ पे कि ऐसा व्यक्ति हो वहाँ पे जहाँ की और लोग हैं तो उनके ऊपर जाए। तो ऐसी सिचुएशन पैदा करना जो है हमारे हित में नहीं है। ऐसी सिचुएशन को पैदा हमने नहीं होने देना है, और ये जिम्मेवारी अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी है और दूसरों के लिए भी है, देश के लिए भी है। और इन दोनों को ही पर्टिकुलरली मुद्दे सामने रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशों के मुताबिक, उनकी गाइडेंस के मुताबिक एक जो जन आंदोलन की शुरुआत हुई है 8 अक्टूबर को, उनका आज खरे साहब ने हमें डिटेल में समझाया। उसके पीछे मैसेजेस हैं, उनको हमें बताया कि 3 मैसेजेस हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं इस दौड़, इस बचाव के लिए, और कैसे इसको प्रक्रिया से जुड़ के, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ जुड़ के, सरकारी तंत्र के साथ जुड़ के और जनता के साथ जुड़ के इसको आगे ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन मैसेजेस बताए जा सकते हैं, उनको विदित किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, लेकिन असली तो फ़र्क तब है कि जब ये बदलाव आएगा, आदत का बदलाव, बिहेवियर में चेंज आएगी, अनुसरण उसके हिसाब से होगा। और वो इक्वल नहीं मान सकते, क्योंकि मास्क लगाने की बात है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत दिनों पहले भी हमें सबको बताया था कि ये करना चाहिए। लेकिन अगर हम इधर उधर नज़र देखें
तो उस तरह का अनुसरण नहीं हो रहा, अनुपालन नहीं हो रहा। तो आज एक विनती लेके हम सरकार की तरफ से शामिल हुए हैं आपके साथ, मीडिया के द्वारा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा सबको ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है हमारी, वो एक नए डायमेंशन में, नई स्टेज पे अब पहुंच गई है। आप देख रहे हैं कि सबके एफर्ट के साथ एक स्टेबलाइजेशन हुआ, प्लेटू हो रहा है, और हम चाहेंगे ये प्लेटू गिरता 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 खत्म हो जाए जल्द से जल्द, ये सबकी इच्छा है। लेकिन जो आगे विंटर का मौसम है, इकोनॉमी खुल रही है और त्योहारों के मौसम की वजह से एक पॉसिबिलिटी है कि हम इकट्ठे होंगे, वायरस और फैलेगा एक से दूसरे को, उसको देखते हुए एक ज़रूरत बन गई है कि इन्हीं मैसेजेस को बहुत आगे तक लेके जाएं एक जन आंदोलन की तरह। और अगर आप ये देखें कि इस तरह की जो कैलेमिटी है, इस तरह की जो मुसीबत है, वो हमारी लाइफ टाइम में इसी बारी आई है। तो इसलिए ये जन आंदोलन भी ऐसा होना चाहिए जो कि अनप्रेसिडेंटेड हो, जिसका जोर, गति, तेज और पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा हो कि आज तक ऐसा नहीं हुआ हो। 90 करोड़ की बात कर रहे हैं कि पहुंचेंगे हम, ये इंटेंशन है, कोशिश है, लेकिन 90 करोड़ लोगों तक पहुंच के और 140 करोड़ तक पहुंच के जो बदलाव होना चाहिए, असली मुद्दा और असली जीत उसी में है, क्योंकि वही हमें इस कोरोना की लड़ाई में इस स्टेज पे एक पूरे जोर से विजय की तरफ लेके जाएगा। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा साइंस पे हट के वापस आएँ तो क्या दिखाई देता है, जैसे कि मैंने इसी मंच से कई बार कहा कि जो इस लड़ाई में सबसे अच्छी बात है कि हमारा बचाव ही हो जाए, हमें कोरोना पकड़े ही नहीं। जब पकड़ लेता है तो अस्पताल में जाना है, टेस्ट करवाना पड़ता है, जिस लोकेलिटी में हुआ हमें कंटेन करना पड़ता है, मुसीबत सहनी पड़ती है, फिर एक बड़ा फैसले लिए जाते हैं कि उसमें आप लॉकडाउन करिए, ज़िंदगी रुक जाती है, नुकसान होता है, डेथ्स होती हैं। तो अगर बचाव ही हमारी पहली स्ट्रैटेजी है तो हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि एक वैक्सीन होगा किसी ज़माने में, किसी टाइम पे, किसी स्टेज पे, तो वैक्सीन लग जाएगा, वायरस नहीं पकड़ेगा। लेकिन जब तक नहीं है तो फिर एक ही रास्ता रह गया कि हम कोविड अप्रोप्रिएट आचरण को अपनाएं, और वो जीरो इन हो जाता है इन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर, और कोई रास्ता ही नहीं है बचाव का। और बचेंगे, टाइम निकल जाएगा, जिंदगियां बच जाएंगी, और जो थोड़ा बहुत होगा उसको हम अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, जैसे कि हम सब ने, देश ने करके दिखाया। और फिर एक डायमेंशन आ जाएगी कि जब हमें इसकी वैक्सीन की उपलब्ध हो जाएगी और हम इसको विजय करके आगे बढ़ जाएंगे। तो बचाव के बारे में जितना भी हम सपोर्ट कर सकें, जितना भी कह सकें, वही कम है। बचना सबसे बड़ी बात है। और अगर आप सोचें तो बचने के लिए जो 3 मैसेजेस हैं और 3 व्यवहार हैं, 3 बिहेवियर्स हैं, इसमें ऐसी कौन सी मुश्किल है कि जो हम नहीं अपना सकते। पहला मैसेज है कि आप मास्क पहनिए, 100% मास्क पहनिए, हमेशा मास्क पहनिए। मास्क मुझे बचाता है और मुझसे आपको बचाता है। मास्क रोकता है ड्रॉपलेट्स को जो वायरस लेडन होकर दूसरे को ना जाएं, कहीं और से आ रही हैं उसको रोकता है। लेकिन हमने मैसेज में ये भी कहा है कि सही से मास्क पहने। बहुत ये भी देखा जाता है कि मास्क लगाया लेकिन वो फेस से उतरा हुआ है, गले में लटक रहा है, कहीं गिरा हुआ है। मास्क को सही तरीके से लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उसके बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि उसमें नाक कवर होना चाहिए, मुंह कवर होना चाहिए और सटा हुआ होना चाहिए, ताकि श्वास के रास्ते से ये वायरस ना तो कहीं बाहर जाए, आपसे दूसरे को लगे और दूसरे से आपको लगे। ये आपकी पर्सनल शील्ड है, आपके लिए पर्सनल है। बाकी चीज़ें औरों ने करनी है तब आप बचोगे, लेकिन ये तो हम खुद कर सकते हैं अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मास्क पहना हो। सार्वजनिक जगह पे हैं तो मास्क तो बिल्कुल 100% पहना हुआ होना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। और इससे हम कोरोना की जो वृद्धि है उसको 36 से 50% ही रोक सकते हैं कम से कम, बताइए। और नो कॉस्ट है देखा जाए तो,
तो इसको प्लीज़ अपनाइए, और मास्क को लगाने के बाद में फालतू में हाथ नहीं लगाने हैं, और हाथ लग भी जाए तो फिर दूसरा मुद्दा आता है कि हमने अपने हैंड की हाइजीन रखनी है, हाथ को साफ रखना है, क्योंकि अगर ये ड्रॉपलेट वायरस क्लेडन हमारे हाथ पे आते हैं तो वो सफाई होती रहे, बार बार हम ये करेंगे तो ये आगे भी नहीं जाएगा और अपने को भी नहीं लगेगा, हमारे अंदर भी नहीं गए। ये दूसरा बिहेवियर है, दूसरा मुद्दा है, दूसरा वैक्सीन है जो कि हम चाहते हैं कि सब लोग अपनाएं। और तीसरा है कि 2 गज की दूरी लगाएं, नहीं क्राउड करिए। वायरस के लिए इतनी दूरी को पूरा करना आसान नहीं है। पास में रहेंगे तो पास जाता है, छींक से जाता है, बोलने से जाता है, ड्रॉपलेट से जाता है। तो ये 3 मुद्दे जो हैं, सही से मास्क पहने, हाथ धोएं बार बार, निभाएं 2 गज की दूरी, इनको ही अपनाने की आज हम बहुत विनती से अपील करना चाहेंगे सबको। और ये मानना है कि जब तक दवाई नहीं है तब तक इन चीज़ों की ढिलाई नहीं हो सकती। और पर्टिकुलरली हम सब आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मीडिया इस बात को आगे बढ़ाए। ये तो जो आपको दर्शाया गया है ये तो एफर्ट सरकार का है, इसके ऊपर जन आंदोलन के रूप में जनता की भी भागीदारी अपने आप से होनी चाहिए। क्या और कर सकते हैं हम इसको बढ़ाने के लिए? अपनी लोकेलिटी में, अपने समाज में, अपने आसपास बहुत कुछ किया जा सकता है। सरकार जो कर रही है तो शुरुआत कर रही है, एक मैसेज अवेलेबल कर रही है, क्लैरिटी दे रही है, एक्सेस कर रही है कि ये मैसेज पहुंचे, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए और बिहेवियर में बदलाव करने के लिए जनता की तरफ से भी, जन जन की तरफ से भी ये होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि इसके बारे में सोचा जाए कि गांव में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट ब्लॉक में क्या हम कर सकते हैं, ऑफिस में हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। आई होप कि आप सब ने प्लेज ली है, इकट्ठे प्लेज लेना चाहिए, इकट्ठे होना फिजिकली आजकल अवॉइड करके क्या हम रिमोट से प्लेज कर सकते हैं। और मीडिया के लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, जैसे कि दूरदर्शन ने मास्क अप इंडिया का कैंपेन किया, क्या प्लीज़ आप सब अपना एक कैंपेन रन करेंगे या मास्क अप इंडिया में ही योगदान देंगे? क्या हम इतनी विजिबिलिटी मास्क अप की करें और 3 मैसेजेस की करें कि हर जन को ये पता हो कि ये बिहेवियर करना, और ऐसा होने से माहौल बदलेगा। और मैं ये भी कहूँगा कि जो ऐसे नहीं पहनते, जरा उनको हाथ जोड़ के टोकिए भी, उनको कहिए कि क्यों नुकसान कर रहे हो अपना और दूसरों का और देश का। शायद ये भी हमें एक दूसरे को परसुएड करना है। घर के अंदर भी जब सब लोग बैठे हैं, यंग लोग बुजुर्गों के लिए इन्फेक्शन लेके आते हैं, यंग लोग अपने आप सफ़र कम करते हैं, जैसे कि सर ने दिखाया आपको डेटा मोर्टेलिटी का। यूथ के लिए प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, आप ये मत सोचिए कि मोर्टेलिटी थोड़ी बहुत कम है बिलो सर्टन एज तो जिम्मेवारी ख़त्म हो गई, वो तो सेल्फिश बात है। यूथ में ज़्यादा इन्फेक्शन हो रही है तो फैला भी ज़्यादा रहे, ये आपकी जिम्मेवारी तो और भी ज़्यादा है कि आप इसको अपनाइए। आप ही से लग रहा है ये, और आपके पास तो मीन है, सोशल मीडिया है, आप मोबाइल हो, आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है। तो युवा के लिए बहुत एक एम्फेसिस है, अगर हम कहेंगे उनके लिए। बुजुर्गों की मौत होती है, बुजुर्ग इसमें से सकम कर जाते हैं, उनकी उम्र का तकाजा है, मोबिलिटीज़ का तकाजा है। यूथ फॉर्चुनेटली बचा हुआ है और देश ने करके दिखाया कि मोर्टेलिटी रेट इतना लो है। तो एक जिम्मेवारी बनती है कि आप इसको अपनाएं और श्योर करें। और ख़ास फिक्र भी हमें लगता है कि यूथ थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, तो उस तरह से करें। और मीडिया से एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है कि आप अपनी चैनल, अपनी जो सिस्टम है आपका, चाहे आप वर्चुअल हो चाहे आप प्रिंट में हो, एक ऐसी चीज़ चलाइए, ऐसी जन आंदोलन में भागीदारी करिए, ऐसा जन आंदोलन जैसा कि आज तक ऐसा ज़रूरी नहीं था इस तरह के मुसीबत के लिए। और हम अनप्रेसिडेंटेड जो चुनौती है उसको अनप्रेसिडेंटेड जन आंदोलन के साथ उसका मुकाबला करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि ये हमारी सेकंड पीक नहीं आएगी। और अगर ये हम बचाव की तरफ लगेंगे तो ये पक्की बात है कि सेकंड पीक नहीं आएगी। और फिर अगले साल से, जैसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा, कि हम सबको उम्मीद है कि वैक्सीन भी आ जाएगा और हम नॉर्मल होते जाएंगे। और अंत में यही फिर एक बारी फिर गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ मास्क पहनिए, ठीक तरह से पहनिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए और अपने हाथ को सैनिटाइज करिए, हाथ को धोइए, हाथ को स्वच्छ रखिए। ये हमारा सोशल वैक्सीन जो है
राजेश भूषण जी ने ये नाम दिया है सोशल वैक्सीन का, मैं समझता हूँ बहुत ही अप्रोप्रिएट बात है ये। वायरस का वैक्सीन जब आएगा, सोशल वैक्सीन आज हमारे हाथ में है। यही अपील करके मैं समाप्त करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। We take first online questions. Please give details of ICMR reinfection study that was mentioned by the Health Minister on Sunday. This ICMR reinfection was a problem which was first described by a case from Hong Kong. Subsequently, few cases were described in India, 2 in Bombay and 1 in Ahmedabad. We have got some data from WHO that says that there are about 24 reinfection cases in the world at the moment. We are looking at the ICMR database and finding out those who have had reinfection, and making telephonic contact with them to get some data out of that. The definition of reinfection, whether it is 90 days or 100 days or 110 days, is still not decided even by the WHO. However, we are taking the cutoff of about 100 days if reinfection occurs, because that is what we have assumed as the life of the antibodies. Also 4 months is generally touted that the antibodies are persisting by some studies. So it is still work in progress, and we will get back to you as soon as we have the results of the reinfection data. Thank you, sir. Number 9. सर, नितेंद्र हूँ डीडी न्यूज से। डॉक्टर पॉल के हवाले से खबर छपी है कि दिल्ली में 15,000 केसेस आने वाले दिनों में पर डे दिखेंगे। क्या इस तरह के और भी किसी राज्य या किसी शहर के लिए प्रेडिक्शन किया गया है, और इसके पीछे वजह क्या है, और इसके लिए लोगों को क्या करने की जरूरत है? जो बात दिल्ली के 15,000 केसेस की बात आप कर रहे हैं, वो शायद उसका ताल्लुक है कि जो दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज़ किया और डिस्कशंस उसके बारे में जो हुई एनसीडीसी के साथ और एक्सपर्ट ग्रुप के साथ, उसमें इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि हमें तैयारी कितनी करनी चाहिए दिल्ली में। हम ये नहीं कह रहे उस रिपोर्ट में कि 15,000 केसेस होंगे, और अगर ऐसा कैंपेन चलेगा तो 15,000 केसेस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब प्रिपेयरनेस किया जाता है, तैयारी की जाती है, तो वो सिनेरियो को लेके की जाती है कि अगर बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाए, नुकसान हो जाए, तो भी हम तैयार होने चाहिए कि हम संभल सकें। तो ये उस उपलक्ष्य में इस चीज़ को लिया गया कि जैसे पहली पीक जब आई थी तो लगभग 4,300 के लगभग केस पर डे आने शुरू हो गए, मान लो 4,500 आ रहे थे। अभी भी कुछ हफ्ते पहले जैसे तेज़ी से बढ़ रहा था दिल्ली में, तो उसी के लगभग टच कर रहा था। तो एक लॉजिक लिया गया कि अगर अगले 100 दिन की तैयारी करनी है, हमने 2-3 महीने की तैयारी करनी है, तो इतनी तैयारी दिल्ली में होनी चाहिए कि इसका 3 गुना के लगभग हम संभाल सकें, अगर हो जाए तो। और होने नहीं देना है दिल्ली ने, और जैसे दिखाया भी गया है, अब गिर गए हैं केसेस, लेकिन तैयारी को लिए कहा कि इतनी तैयारी होनी चाहिए। और उसकी वजह वही थी कि विंटर सीजन आ रहा है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, और एक तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आसपास के प्रदेशों से और दूर के ज़िलों से भी लोग आते हैं, और उनका भी हमने ध्यान रखना है। और उस चीज़ को भी साथ लेते हुए जब कुल मिला के हमने कहा कि कितनी तैयारी हो, तो एक कंसेंसस बनी कि अच्छा, हम इतनी तैयारी करके रखते हैं कि 15,000 केस भी डेली आने शुरू हो जाएंगे दिल्ली में, तो भी हम संभल जाएंगे। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में है, ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक प्रैग्मेटिक व्यू है प्रिपेयरनेस के लिए फॉर द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। Number 6. So the cases of reinfection, many of them have been confirmed by genomic analysis, which has shown that it's a different strain of the virus. That's how the reinfection has been confirmed. Now, my question, sir, is that clearly the virus is mutating, and we are now looking at a timeline of sometime next year. Maybe the minister said early next year. Even then, there would be, say, about a 9-month gap between the time that the vaccine was developed and when it will actually be launched.
what are the chances, scientifically speaking, that the virus would by then have mutated so much that the vaccines may not work? You have a valid point. The virus does change a little bit. The minor changes are what we call in scientific parlance virus drift. And once there are major changes, which takes maybe a decade to happen, they are known as shifts. So the effectiveness of a vaccine will be determined not by drifts, but by shifts. So if the virus has shifted tremendously, like we presume that from the SARS-CoV virus, which were there for, it has taken 10 years to shift to become this kind of a virus, SARS-CoV-2, that it has infected us in 2019, 2020. So from that perspective, the major changes in the viruses take at least a decade or two to happen. Minor changes can happen, which are studied on NGS, but they don't have relevance, major relevance from the point of view of the vaccine candidates. 50. सर मेरा सवाल है कि वैक्सीन को लेकर क्या खबर है, क्या स्टेटस है और क्या किसी वैक्सीन का ट्रायल रोका भी गया है? वैक्सीन के अपडेट पहले तो अच्छे वाले अपडेट हैं, मैं कहूँगा लार्जली, कि जो भारत के 2 वैक्सीन्स हैं इंडिजिनस, ICMR वैक्सीन और कैडिलासाइटस वैक्सीन, दोनों की क्लिनिकल ट्रायल की फ़ेज़ 2 ट्रायल की जो फेज़ है उसका एनरोलमेंट और उसका कामकाज मोरलेस हो गया है और वो फाइनल स्टेज में ऑब्जर्वेशन है जो वॉलंटियर्स हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है इसका रिज़ल्ट जो है पहले अर्ली पार्ट ऑफ नवंबर में हमारे पास फ़ेज़ 2 के रिज़ल्ट्स आ जाएंगे और उसके बेस के ऊपर फिर आगे की स्ट्रेटजी बनेगी। जो तीसरा वैक्सीन भारत की भूमि में टेस्ट हो रहा है वो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, जो कि हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट, बहुत कैपेसिटी है, उनका नाम है वैक्सीन बनाने में, उनकी तरफ से बनाया भी जा रहा है और उसका फ़ेज़ 3 ट्रायल इंडिया में भी हो रहा है और वो ट्रायल 15-16 जगह पे हो रहा है और ये ट्रायल एक इंटरनेशनल ट्रायल का हिस्सा है जिसमें कि और साइट्स भी हैं, अमेरिका भी है, यूके भी है और भी कई कंट्रीज़ हैं और उस ट्रायल की भी प्रोग्रेस यहाँ तक अच्छी है, अभी तक बहुत अच्छी चल रही है, ऑन ट्रैक है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो नवंबर एंड दिसंबर के किसी फेज़ के लगभग आने की उम्मीद है और इस ट्रायल के बारे में जैसे पब्लिक डोमेन में था, कुछ वजह से एक पेशेंट में अनड्यू इफेक्ट हुए थे यूके में, कुछ दिन के लिए रुका था, इंडिया में भी इट वाज पुट ऑन होल्ड फॉर अ वाइल बट नाउ इट इज़ बैक टू इट्स ऑन ट्रैक डेवलपमेंट। तो ये अच्छे डेवलपमेंट्स हैं और वैक्सीन की जो प्रिपेयर्डनेस है वो जैसे हम बार बार आपको पहले भी बता चुके हैं, उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए हर मुद्दे की तरफ से तैयारी जो है वो भी इन पैरेलल चली हुई है कि जब भी वैक्सीन अवेलेबल होगा कोई देर नहीं होगी उसको हम सब तक पहुंचाने के लिए। 21. My question is to Secretary INB. Sir, you laid so much stress on correct messaging, as most of you did. This very stage was used on another occasion to say that cow dung can be used in some chips which can help avoid radiation, etc. So don't you think that when so much stress has been given to avoid any improper messaging, such improper messages do a lot of harm to in general public health communication? See, we are focusing on the right message to reach, and at the same time we have also been issuing advisories that wrong messages, supposing we are depicting people who are, as Dr. Paul mentioned, who are having masks hanging like this, or who are propagating something which is not as per our protocol. That is also to be restricted. So you are right that there are some exceptions like this, but our focus is that the right message should reach all over the country. 63.
Okay, 14. सर मेरा सवाल मास्क को लेकर है। कुछ दिनों पहले गमछा या फिर नाक पे रुमाल रखने की बात कही जा रही थी कि उससे भी कोरोना ही होगा, लेकिन जिस हिसाब से जाड़ा आ रहा है उस हिसाब से दिल्ली में पॉल्यूशन भी काफ़ी बढ़ रहा है, तो क्या ये 3-ply मास्क या सर्जिकल मास्क या फिर N95 किस तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें? थैंक यू, ये हेल्पफुल है क्लैरिफिकेशन। जैसे पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है कि मुंह को कवर करना है हमने और अच्छी तरह से कवर करना है, और ये भी वैलिड है कि एक प्रॉपर बना हुआ मास्क है या कि इम्प्रोवाइज करने का है। लगाने का फ़ायदे अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप मुंह को अपने कपड़े से कवर कर सकते हो, उससे बचाव है, और अल्टीमेटली तो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस को ही हमने रोकना है। ये बिल्कुल वैलिड है और वो ऑप्शन बिल्कुल है। लेकिन अगर हम इसको अब सिंप्लीफाई तरीके से पहुंचाने की कोशिश करें तो मास्क एज मास्क, क्योंकि अब पता भी चल गया है, जनता में वेल नोन हो गया है कि मास्क एक आदत बन सकता है, अवेलेबिलिटी भी है, अफोर्डेबल भी है, इम्प्रोवाइज भी हो गया है, घर में भी बनता है, तो इसलिए मास्क के ऊपर फोकस आ गया है। लेकिन जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप कवर कर सकते हो, वो भी वैलिड वे ऑफ प्रोटेक्शन है। अब आती है कि हम अलग मास्क के लिए कितनी प्रोटेक्शन है, तो जो N95 है वो उन्हीं सिचुएशंस में ज़्यादा फायदेमंद है जहाँ पे कि ज़्यादा क्राउड है और हेल्थ केयर नीड है, जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें ज़्यादा उसका होता है, फ़ायदा होता है। ज़्यादा लोगों में है, रिस्क ज़्यादा है, तो प्रोटेक्शन बेटर है। और सर्जिकल मास्क अपनी जगह पे कायम है, वो थोड़ा कम प्रोटेक्शन देता है अगर हम इसको साइंटिफिक तरीके से देखें, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस ये काफ़ी है, आम बातचीत के लिए काफ़ी है। और इसी तरह से जो कपड़े का मास्क है, अगर हम उसको साफ़ रखते हैं, इसको अच्छी तरह से रखते हैं और वो भी 3-ply में बना हुआ है, तो अपना पर्पस सर्व करता है। इन तीनों में से आप चूज़ करिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप उन सिचुएशंस में हैं जहाँ की ज़्यादा लोग हैं, जहाँ की कांटेक्ट हो रहा है बाकी लोगों के साथ में, आप सफ़र कर रहे हो, क्राउडेड प्लेसेस में है, एयर कंडीशन बंद कमरों में है, तो जितना ही फॉर्मल सर्जिकल मास्क जैसी सिचुएशन होगी यूज़ करने की, वो आपके लिए बेटर होगा। Sir, I'm Maitri from the Ken. My question is to both Mr. Secretary Sir and Mr. Paul. What is a cost budget estimate, that is set aside for securing vaccines, 400 to 500 million doses that Mr. Harshvardhan pointed out, considering some estimates being like $1 billion? And also, is government giving financial support to companies for phase 3 trial funding, right? Because China has promised $2 billion, Brazil about $356 million, US $11 billion. So what is India's financial commitment? Is it making it public? I can make some preliminary remarks and they can be then supplemented by Dr. Paul. Various countries in the world have explored different options of extending financial support. The first option which has been explored is advance market commitments by different countries. The second option which has been explored is providing financial help to vaccine manufacturers in terms of conducting their R&D. This financial support may not come directly from the government, but may come from financial institutions. So these are some of the international models which have been explored. In India, through the Department of Biotechnology, direct financial assistance is being provided already to designated vaccine manufacturers to assist in R&D, including presently preclinical trials, and may get extended to clinical trials also. The other options are also on the table and are under active consideration of the government. Going ahead, the price of single dose and price of 2-dose vaccines, because most of the vaccines that are being worked across the globe are 2-dose vaccines, is still evolving.
And we have seen that in an extremely dynamic situation, as the vaccines prove their safety and efficacy, this is extremely important, because till the time they have proven their safety and efficacy, whatever figure is bandied around is just a figure. So any indicative price for a single dose or double dose vaccine becomes a plausible figure once the vaccine has been able to demonstrate its safety and efficacy. And once that is done by multiple vaccines, then the prices decline, and decline drastically. So therefore, we would at the present moment in time not hazard a guess of the total outgo going up to, say, July. That is the statement of the Honorable Minister that you are referring to. However, as I have said earlier, I would again reiterate that sufficient financial resources are available with the government to go in for this kind of procurement. I think you have answered. आपने ये भी देखा हो कि सबको अब आदत पड़ गई है मास्क लगा के ही बोलना है, उतार के नहीं बोलना है. वो फिर बात ही क्या रह गई. उतार देंगे तो फिर वायरस हमसे दूसरी तरफ जा रहा है. तो ये भी एक ठीक तरह मास्क पहनने का एक क्राइटेरिया आप मान के चलिए. धन्यवाद. Last question 38. So, with regards to the cold chain infrastructure, sir, so the US has planned freezer farms for storing vaccines. Okay, how is India going about with its cold chain? Will it be roping in private companies, or will it be ramping up its own cold chain and transport for vaccines? There is this National Committee of Experts on Vaccine Administration, which is chaired by Dr. Paul, and that committee has a subgroup which looks into the cold chain requirements. It has already mapped the existing cold chain that is presently being utilized under the immunization program of the government, and it has also made a projection of the additionality that will be required. Presently, that group is now engaged with mapping the private sector facilities where, with minor modifications, they could be converted to serve the needs of supplementing the cold chain equipment. So that is how things are developing. Thank you very much, sir. Thank you, friends.